Hello students, we are discussing about the human reproduction and we started the developmental stage, embryonic developmental stage, in which we have discussed morula, blastula and different types of the blastula also. In case of the human beings, the blastula stage is called the blastocyst. And why we are calling that the blastocyst? Because the embryonic knob or the embryonic cells are covered by a cyst layer that is called the trophoblast, you know very well. That's why the stage is called the blastocyst. Okay. Now the blastocyst will be implanted in the wall of uterus, and then the next stage will start after that. What is that? Gastrulation. So to reach on the gastrulation, before that we have to discuss about the stage what? Implantation. And what is the implantation? What I am discussing? The attachment of the blastocyst in the where? In the wall of uterus is called the implantation. And for what purpose this is happening? For the further development of the embryo. Because for the development there is the need of the nourishment, and the nourishment or the nutrition will be provided by the maternal tissue to the developing embryo in case of the mammals or especially in case of the human beings. Is this clear? So we will discuss about the implantation and the questions related with the implantation. Okay, thank you. तो अपन लेते हैं, देखिए टॉपिक आपका इम्प्लांटेशन. ठीक है, डिफाइन कीजिए इसको. व्हाट इज द इम्प्लांटेशन? जो अभी मैंने लिखते जाइए चाहे साथ में आप, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना. इम्प्लांटेशन इज द अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट. अटैचमेंट ब्लास्टोसिस्ट. ठीक है ना? वेयर? इन द वॉल ऑफ uterus. For which particular purpose? For development. ठीक है ना? डेवलपमेंट के लिए. ठीक है. तो ये इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस है, इसकी मैकेनिज्म क्या है? तो मैकेनिज्म को अपन इजी वे में समझ सकते हैं. It's a simple process. There are some basic informations we have the need of those. ठीक है ना? उनकी जो जरूरत है हमें, वो बेसिक इंफॉर्मेशंस क्या है? देखिए, अगर आपको ध्यान में हो तो यूट्रस जो है उसके अंदर एक फंडिक पार्ट था. तो इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस होती है वो इसी भाग में होती है. ठीक है. दूसरी जो बेसिक नीड है जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या? कि जो वॉल ऑफ यूट्रस है, उस वॉल ऑफ यूट्रस के मल्टीपल लेयर थे. एपिमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम. याद होगा आपको. तो जो एंडोमेट्रियम है उसके भी फिर मल्टीपल लेयर होते हैं. स्ट्रेटम बेसिलस, स्ट्रेटम फंक्शनलिस या स्पंजोसम एंड स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम. ठीक है. तो एंडोमेट्रियम जो है उसके अंदर इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होगी, यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इसके अंदर क्या होगा? इम्प्लांट होगा. तो जब फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है तो उसके बिगिनिंग के दिनों में ये जो लेयर हैं, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम जो है वो टूटना शुरू हो जाती है. ठीक है ना? और फिर धीरे धीरे ये सेल्स भी जो है वो प्रभावित होना शुरू हो जाती हैं और इनमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है. तो ये पहले ही तैयारी होना शुरू हो जाती है. एक तरफ ओवरी के अंदर ओवा बन रहा होता है, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा होता है कि जो यूट्रस है
उसके अंदर प्रिपरेशन चल रही होती है किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है कि फर्टिलाइजेशन हो और फर्टिलाइजेशन नहीं हो, लेकिन होकर के आए फर्टिलाइज्ड एग, तो उस फर्टिलाइज्ड एग के इम्प्लांटेशन के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन चलना शुरू हो जाती है। थोड़ी बहुत प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है ना। वो कैसे, वो अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे, फर्दर जो चेंजेस यहाँ पे आते हैं उनके बारे में। लेकिन ये बेसिक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो अपने को ध्यान में होनी चाहिए। एंडोमेट्रियम की जो सबसे अंदर की लेयर है वो क्या है, स्ट्रेटम बेसिलस, फिर है स्ट्रेटम स्पंजोसम या फंक्शनलिस, एंड देन स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। ठीक है, दीज आर सम बेसिक इंफॉर्मेशन वी हैव टू बी विथ अस, ठीक है। अब देखिए दूसरी ओर एक प्रोसीजर जो चलता हुआ आ रहा है उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। वो प्रोसीजर क्या चलता हुआ आ रहा है बेटा, ये देखिए यूट्रस है, और यहाँ पे इस साइड की फैलोपियन ट्यूब निकल रही है। ये वॉल ऑफ यूट्रस और ये मैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस वाली जो लेयर है वो आपको दिखा रहा हूँ एंडोमेट्रियम की, जिसमें ब्लड वेसल्स खुल रही है। नीचे की ओर कौन सी लेयर है बेटा, स्ट्रेटम बेसिलस चल रही है। ठीक है ना। स्ट्रेटम बेसिलस के बाद में कौन सी है, मायोमेट्रियम और फिर एपीमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम की बात कर रहे हैं अपन। ये जो क्षेत्र है एंडोमेट्रियम का है, जिसमें स्ट्रेटम बेसिलस देन स्ट्रेटम फंक्शनलिस। अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या हुआ था, अगर आपको ध्यान में हो तो जो ओवरी थी उस ओवरी से अपन ने डेवलपमेंट ऑफ एग पढ़ा था, तो 14 डे एग निकला था, याद हो तो आपको, या सेकेंडरी ओसाइट कहेंगे उसको, एग तो नहीं, ठीक है ना टेक्निकली, क्योंकि अपन एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ध्यान में होना चाहिए सेकेंडरी ओसाइट, क्योंकि ओवा तो जब बनेगा जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सेकेंड पे पोलर बॉडी और ओवा बनता है, ध्यान में है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ये यहाँ पे एम्पुला के अंदर पहुंचा, एम्पुला के अंदर इसका फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद 2 सेल्ड एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है ना। और फिर उसके 60 आवर्स के बाद 3rd and 4th डिवीजन होंगे, 3 सेल्ड बनेगा, फिर 4 सेल्ड। 72 आवर्स के बाद लगभग 8 to 16 सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाएगी, और वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगी जिसको आपने मोरूला कहा था, याद होगा आपको। तो 3 to 4 डेज के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ना मोरूला बनता है, और वो मोरूला 16 to 32 सेल्ड स्टेज में कहाँ पे पहुँचता है, यूट्रस के अंदर। और यूट्रस के अंदर यूट्राइन फ्लूइड के भरने के कारण सेल्स का रीअरेंजमेंट होता है, और अपन ने कौन सी स्टेज पढ़ी थी, क्या बन जाता है, ब्लास्टोसिस्ट। और उस ब्लास्टोसिस्ट के बाहर की ओर जो जोना पेलेसुडा है वो भी अब लगभग ख़त्म हो चुकी होती है, हमने लास्ट पीरियड में ये डिस्कस किया था। क्योंकि उसका काम होता है कि हर कहीं पे इम्प्लांटेशन नहीं हो, तो इसलिए वो एक बार रहती है लेकिन धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाती है। कौन सी, जोना पेलेसुडा। तो ये ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोड्रम, और अंदर की ओर इसमें जो सेल्स हैं वो कौन सी हैं बेटा, याद होगा आपको, एम्ब्रियोनल नोब सेल्स, एम्ब्रियोनल सेल्स या एम्ब्रियोनल नोब, ठीक है, जिनका काम होगा फर्दर आगे जो एम्ब्रियो बनेगा उसका डेवलपमेंट इसी सेल से होगा। यानी वो तीनों जर्मिनल लेयर एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम जो गैस्ट्रुलेशन फेज में बननी है वो इसी से बनेगी। यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। अब देखिए 4 to 6 डेज के भीतर ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब 6 डेज से लेकर के 10 to 11 डेज तक इसका इम्प्लांटेशन होगा इन वॉल ऑफ यूट्रस में, जिसको आप इम्प्लांटेशन कह रहे हो।
इम्बेड होगा ये कौन, ब्लास्टोसिस्ट। इज दिस क्लियर? तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये कैविटी है जिसके अंदर ये फ्लूइड भरा है जो ट्रोफोब्लास्ट ने सक किया था, याद होगा आपको, यूट्राइन फ्लूइड। ये यूट्राइन फ्लूइड जो है मिल्की जूस के रूप में यूट्रस के सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया जा रहा है, यूट्रस वॉल के द्वारा। तो उस मिल्की जूस के प्रभाव में, इफेक्ट में, इन्फ्लुएंस में ये ब्लास्टोसिस्ट मूवमेंट करना शुरू करता है किधर, वॉल ऑफ यूट्रस की तरफ। इज दिस क्लियर? और ये ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर लेयर है ट्रोफोब्लास्ट, वो कांटेक्ट में आती है किसके, दैट विल कम इन कांटेक्ट ऑफ स्ट्रेटम फंक्शनलिस और द स्पंजियोसम, जिसको आप कह रहे हैं। यानी कि इस लेयर के कांटेक्ट में आना शुरू हुआ एंडोमेट्रियम की ये जो लेयर है। ट्रोफोब्लास्ट कौन से एरिया की ओर से, एम्ब्रियोनल नोब वाले एरिया की ओर से। ठीक ना, ये डायग्राम यहां पे दिखा रहा हूं, ये वॉल को ये समझिए। तो यहां पे एक लोकल स्ट्रोमल ऑडिमा बनेगी स्ट्रेटम लेयर के अंदर, कौन सी में, फंक्शनलिस जो लेयर है उसके अंदर या स्पंजियोसम के अंदर। मतलब क्या होगा, यहां से सेल्स डिस्टर्ब होंगी। ठीक है, उस जगह पे जाकर के ये संपर्क में आया है कौन, ट्रोफोब्लास्ट, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट की ट्रोफोब्लास्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे कांटेक्ट में आया, तो ये सेल्स जो है वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होना शुरू होंगी। क्यों होंगी डिस्टर्ब होना शुरू, इसके पीछे रीजन होगा, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है इसके द्वारा दो प्रकार के एक्शन किए जाएंगे बेटा, एक केमिकल और दूसरा मैकेनिकल। केमिकल एक्शन के अंदर तो क्या होगा बेटा, ये लाइटिक एंजाइम्स निकालेगी, सिक्रेट करेगी, कौन, ट्रोफोब्लास्ट। और इन लाइटिक एंजाइम्स के कारण क्या होगा, यहां पे सेल्स क्या होंगी, खत्म होंगी, डिजनरेट होंगी। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये अंदर की ओर धंसना शुरू हो जाएगा, किसके अंदर, स्ट्रेटम फंक्शनलिस वाले लेयर के अंदर, ये अंदर की ओर धंसना शुरू हो गया, ये और अंदर तक आ गया। मैकेनिकल का मतलब क्या है, दूसरा जो मैं बोल रहा हूं मैकेनिकल का मतलब है यहां पे बेटा, ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं इनके द्वारा विलाई बनाए जाते हैं जिनको कोरियोनिक विलाई कहा जाता है। और ये कोरियोनिक विलाई भी किसके अंदर, स्ट्रेटम लेयर के अंदर, फंक्शनलिस के अंदर क्या होंगे, और आगे तक गहराई तक धंसना शुरू कर देंगे और बेसिलस तक के कांटेक्ट में आ जाएंगे। ये यहां से स्ट्रेटम बेसिलस जो है ये है, और ये बाहर कौन सी थी, स्ट्रेटम फंक्शनलिस। और स्थिति अब ये हो गई है बेटा, दोज आर द कोरियोनिक विलाई ये कौन सी लेयर है, ट्रोफोब्लास्ट। ये यहां पे क्या है बेटा, एम्ब्रियोनिक नोब। और ये जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है ये इसके चारों ओर कवर बना लेगी ग्रोथ करती हुई, और पूरे के पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कहां पे ले लिया जाएगा, अंदर की ओर। ये एक पैरासिटिक रिलेशन है, वैसे ब्लास्टोसिस्ट जो है पैरासाइट के रूप में यहाँ पे क्या हो रही है, इम्प्लांट हो रही है। ठीक है ना। और ये जो जहां से ये इम्प्लांट हुई है वहां पे कोई भी ओपनिंग होगी तो उस ओपनिंग को ये पर्टिकुलर सेल्स जो हैं वो कंप्लीटली क्या कर रही हैं, बंद कर रही हैं। कौन, मैंने कहा ना, स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो है वो इसको चारों तरफ से कवर कर रही है। अब ये स्थिति जो है इसको अपन मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये जो एंडोमेट्रियम है अब ये मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम है, इसी को अपन स्ट्रेटम डेसिडुआ भी कह सकते हैं। फंक्शनलिस जो है अब वो क्या कहलाएगी, स्ट्रेटम डेसिडुआ। तो कंप्लीटली इसने इसको क्या कर लिया, इनगल्फ कर लिया, कवर कर लिया है। किसकी लेयर ने, स्ट्रेटम फंक्शनलिस। बेसिलस नीचे की ओर है। क्लियर है। और ये जो पैकिंग की जानी है, की गई है, इस पैकिंग को अपन बोलते हैं क्लोजिंग कोएगुलम। क्लोजिंग कोएगुलम। आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस स्थान से, जिस जगह से इस ब्लास्टोसिस्ट ने इंटर किया है,
ये कोरियोनिक विलाई हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट, और ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा ही कोरियोनिक विलाई बने हैं। ठीक है, जो और मैकेनिकली, क्योंकि विलाई होंगे तो वो धसेंगे ज़्यादा, ठीक है ना, किसके अंदर, वॉल के अंदर, तो मैकेनिकली भी क्या होगा, कई जगह से कांटेक्ट बन जाएगा। तो ये ट्रोफोब्लास्ट जो है उसके द्वारा ये लाइटिक एंजाइम भी निकाले गए, जिन्होंने यहाँ पे टिश्यू को क्या किया, डिजनरेट किया, और दूसरा क्रोनिक विलाई भी बनाए गए। ठीक है, तो एम्ब्रियो जहाँ पे वॉल के अंदर क्या हुआ है, कांटेक्ट में आया है, वह जगह ओपन हुई थी, उस जगह को कंप्लीटली क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, और वहाँ पे एक फाइब्रिलर सेलुलर प्लग बन जाएगा ये। ठीक है ना, दिस पर्टिकुलर प्लग इज कॉल्ड क्लोजिंग कोएगुलम। क्लोजिंग कोएगुलम, इज दिस क्लियर? ये इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस है, इसमें क्या देखने को मिला इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स और एप्स के अंदर, ये देखने को मिलेगा कि पूरी की पूरी जो ब्लास्टोसिस्ट है, उस ब्लास्टोसिस्ट को क्या कर लिया गया है, वॉल ऑफ यूट्रस के अंदर ले लिया गया है, अंदर धस गई है ये। तो इस प्रकार का जो पर्टिकुलर इम्प्लांटेशन होता है, क्वेश्चन है ये, ध्यान में रखना, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको अंतराली अंतरोपण, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन, दैट विल हैपन इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो इम्प्लांटेशन का टाइप ऑफ ह्यूमन बींग्स में कौन सा है, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन है, क्योंकि ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 3 प्रकार का इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है ना, एक सुपरफिशियल होता है, एक इसेंट्रिक होता है, और एक इंटरस्टिशियल होता है। फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट दैट। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, इसको अगर अपन मैकेनिज्म वाइज देखें कि यहाँ पे क्या क्या इम्पैक्ट, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, तो सिंपल ही अपन इसको दूसरा एक इसका व्यू देख सकते हैं, दूसरे तरीके से भी अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो मैकेनिज्म वाइज है वो कैसे, देखिए बेटा, ये स्ट्रेटम बेसिलस समझिए आप, एंडोमेट्रियम ले रहा हूं, एंड दिस वन इज, ये क्या समझिए आप, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, कॉम्पैक्टम रैप्चर्ड। ठीक है ना, पहले सही। तो अब आप इसको समझिए इजी वे के अंदर, बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, आपको दिमाग के ऊपर जोर नहीं लगाना है, कि पहली चीज़ तो ये कि 7th डे होगा ये मोस्टली इम्प्लांटेशन का प्रोसेस, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरी जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो क्या है कि ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यहाँ पे क्यों कांटेक्ट में आया, यूट्राइन मिल्की फ्लूइड जो है उसके सिक्रीट होने के कारण वो जो यहाँ पे यूट्राइन मिल्क अट्रैक्ट करता है किसको, ब्लास्टोसिस्ट को। एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है, इज दिस क्लियर? तीसरी जो चीज ध्यान में रखनी है वो क्या रखनी है कि यहां पे एक रिएक्शन होगी, दैट विल बी कॉल्ड द DCR, डेसिडुअल सेल रिएक्शन। ठीक है ना, डेसिडुअल सेल रिएक्शन क्या है? डेसिडुअल सेल रिएक्शन का मतलब क्या है कि जो ब्लास्टोसिस्ट के कांटेक्ट में आने वाली जगह है किसकी, एंडोमेट्रियम की, वहां पे लोकल स्ट्रोमल एडिमा तैयार होगी, और उस लोकल स्ट्रोमल एडिमा के तैयार होने का कारण क्या रहेगा, ट्रोफोब्लास्ट जहां पे कांटेक्ट में आ रहा है, जैसे ट्रोफोब्लास्ट यहां पे समझिए इस समय आप, ठीक है ना, कांटेक्ट में है, और उस जगह पे फिर क्या होगा, इस ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा लाइटिक एंजाइम जो इन सेल्स को गलाएंगे, और इस ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा कोरियोनिक विलाई बनाए जाएंगे। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर या दोनों जो एक्शन हैं, उन दोनों एक्शन के कारण क्या होगा, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये एम्ब्रियोनल नोब हो गया, और ये ट्रोफोब्लास्ट, ये कहाँ धस रहा है, वेयर बेटा,
इन वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम, ये एम्ब्रियोनल नर्व सेल्स जो आगे जाकर के तीनों जर्म लेयर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण करेंगी। कौन? एम्ब्रियोनल नर्व सेल्स। ये आपको पहले बताया हुआ है। तो ये जो प्रोसेस है इसको अपन क्या कह रहे हैं? इम्प्लांटेशन। तो इस प्रोसेस में ये जो DCR रिएक्शन हुआ है ये फर्स्ट साइन है इम्प्लांटेशन का, जिसमें DCR रिएक्शन में क्या हो रहा है? प्रोलाइटिक एंजाइम्स का और क्रोनिक विलाई की फॉर्मेशन। ये क्रोनिक विलाई की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है ना। दूसरा यहां पे क्या होगा कि इसकी ये जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है ये इसको कंप्लीटली पैक कर लेगी एक फाइब्रिलर लेयर के रूप में, ठीक है ना। प्लग बन जाएगा इसके चारों ओर, इसको अपन बोल देते हैं फिर स्ट्रेटम डेसिडुआ या मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम। और ये जो पल्गिंग है उस घटना को अपन क्या बोलते हैं? क्लोजिंग कोएगुलम। वो अपन ने कहा उसको क्लोजिंग कोएगुलम, ठीक है। और ये जो फाइब्रिलर सेल लेयर इसके चारों ओर बन रही है, इन फाइब्रिलर लेयर सेल्स के अंदर एक काम और होगा, जो फाइब्रस लेयर यहाँ पे बनेगी उसके अंदर ग्लाइकोजन का स्टोरेज और होगा। वो ग्लाइकोजन क्या करेगा? इसको नरिश करने का काम करेगा। तो द सेकंड थिंग वी हैव टू बी रिमेंबर कि जो फाइब्रिलर जो लेयर होगी किसकी? एंडोमेट्रियम की या यूट्रस की वॉल की, उसके अंदर ग्लाइकोजन का स्टोरेज होगा, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है ना, जो न्यूट्रिशन के लिए रिक्वायर्ड स्टोरेज फूड मटेरियल है। तो दीज आर द सम थिंग्स विच वी हैव टू बी रिमेंबर, जिनको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए कई बार आपसे इन्हीं टॉपिक्स के साथ, इम्प्लांटेशन के टॉपिक के साथ और क्या क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं कि इम्प्लांटेशन हुआ है, प्रेगनेंसी हुई है, व्हाट इज द साइन ऑफ दिस। तो देखिए ये जो कोरियन है या कोरियोनिक विलाई है, ये आगे जाकर के क्या बनाने वाला? प्लेसेंटा बनाने वाला है। किसके साथ मिलकर के? मैटरनल टिश्यू के साथ। ह्यूमंस के अंदर जो प्लेसेंटा बनती है उस प्लेसेंटा के अंदर मैटरनल टिश्यू और फिटस टिश्यू दोनों का योगदान होता है। तो फिटस की ओर से तो ये क्रोनिक विलाई या कोरियोनिक विलाई जो हैं ये क्या करेंगे? अपना योगदान देंगे, अपन ये कह सकते हैं, ठीक है ना। और इन क्रोनिक विलाई के द्वारा इम्प्लांटेशन का साइन क्या होगा कि इनके द्वारा HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सिक्रीट किया जाएगा। तो अगर इम्प्लांटेशन हुआ है तो ये पर्टिकुलर हार्मोन बनेगा, ठीक है ना। इस हार्मोन का एक दूसरा फंक्शन है, ठीक है ना, ये LH की भूमिका निभाना शुरू कर देगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा निर्देशित हार्मोन है, ठीक है ना, सिक्रेटेड हार्मोन है। कौन सा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसका काम करना शुरू कर देगा, उसकी जगह ले लेगा ये क्या? जो कार्पस ल्यूटियम है उसको ये मेंटेन रखेगा प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करवाने के लिए। और प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को बनाए रखने वाला हार्मोन होता है। तो ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो है वो क्रोनिक विलाई के द्वारा ही बनाया जाता है, ये ध्यान में रखना। और ये जो क्रोनिक विलाई के द्वारा बनाया गया HCG है, इसका काम है कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखना। पहले टॉपिक पढ़ा चुका हूं आपको कि फर्टिलाइजेशन होता है तो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्पस ल्यूटियम के अंदर, ठीक है। और वो कार्पस ल्यूटियम क्या बनाता है? प्रोजेस्टेरोन, जो क्या कहलाता है? प्रेगनेंसी हार्मोन, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने का काम करता है। तो इम्प्लांटेशन हुआ है तो क्रोनिक विलाई, इसका मतलब डेवलप हुए थे तभी तो हुआ है। तो ये क्रोनिक विलाई के द्वारा HCG सिक्रीट किया जाएगा एंड दैट HCG अमाउंट विल फाउंड इन द फीमेल यूरिन, ठीक है ना, और ब्लड। तो यूरिन का टेस्ट करती हैं जो स्ट्रिप्स लेकर के, तो उसके अंदर जो पर्टिकुलर चेंज आता है या जो साइन और संकेत मिलता है वो किसकी उपस्थिति के कारण मिलता है? HCG के कारण, कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। इम्प्लांटेशन हो गया है तो क्या होगा? उस पर्टिकुलर फीमेल के यूरिन में HCG होगा। तो अगर कोई भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब हो रही है
तो फिर ऐसी स्थिति में अगर फीमेल के द्वारा टेस्ट किया जाता है यूरिन टेस्ट, तो फिर उसके अंदर उसे ये कन्फर्म होगा कि प्रेग्नेंट है या नहीं है। और वो कन्फर्मेशन का साइन कौन देगा, संकेत कौन देता है, प्रेजेंस ऑफ HCG इन यूरिन। इम्प्लांटेशन हुआ है तो HCG होगा, और अगर नहीं हुआ इम्प्लांटेशन तो नहीं होगा। इज दिस क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो अपने को ध्यान में रखनी है। दूसरा, कई बार ये मॉर्निंग सिकनेस के बारे में अपने से पूछा जा सकता है कि या क्या होती है मॉर्निंग सिकनेस। अगर फीमेल के अंदर इम्प्लांटेड हुआ है तो HCG बना है, HCG बना है तो जो ब्रेस्ट एरिया उसमें टेंडरनेस आएगी, जो फूड के प्रति जो व्यवहार है और टेस्ट है वो बदलेगा, नए प्रकार के फूड रिसोर्सेज या जो खाने की जो चीज़ें हैं उनकी ओर मांग बढ़ेगी, ठीक है ना। और साथ साथ मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलेगी, एंड दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द HCG। एंड मिसकैरेज भी होना, कई बार क्या देखने को मिलता है कि मिसकैरेज की घटना होती है। तो अगर एम्ब्रियो डेड है इम्प्लांटेड, या वो फिट नहीं है, सही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में HCG का सिक्रीशन घट जाएगा, और HCG का सिक्रीशन घट जाएगा तो कार्पस ल्यूटियम नहीं रहेगी, और कार्पस ल्यूटियम नहीं रहेगी तो यू हैव टू बी रिमेंबर प्रोजेस्टेरोन नहीं मिलेगा, बनेगा तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रह सकती। इज दिस क्लियर? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि मिसकैरेज कारण डेड एम्ब्रियो है, अनफिट है, सही नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कोरियोनिक जो विलाई हैं, क्रॉनिक विलाई हैं, वो उनका डेवलपमेंट नहीं होगा अच्छी तरीके से, HCG नहीं बनेगा, तो प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन भी नहीं बन पाएगा कार्पस ल्यूटियम के द्वारा, क्योंकि वो मेंटेन नहीं रहेगी। इज दिस क्लियर?